प्रिय विद्यार्थियों, हम राजस्थान में भूमि सुधार का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत भाग 2 का अध्ययन किया जाएगा। राजस्थान के निर्माण के समय प्रचलित भूधारण प्रणालियाँ। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से व्यवस्थाएं थी जिसके अंतर्गत भूमि का स्वामित्व और उसके अंतर्गत कृषि कार्य किया जाता था। राजस्थान का निर्माण 1949 में हुआ था। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान कई छोटी छोटी रियासतों, ठिकानों इत्यादि में बंटा हुआ था। इनको सभी को मिलाकर इनका एकीकरण करके राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था। उससे पहले राजपूताना कहलाता था और फिर 1949 में राजस्थान का निर्माण किया गया था। राजस्थान के निर्माण के समय जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने कृषि भूमि को जमींदारों, जागीरदारों और बिस्वेदारों को दे रखी थी। काश्तकारों से लगान वसूल कर राजकोष में जमा कराने का दायित्व इन्हीं का था। इस तरह ये एक प्रकार से शासकों एवं किसानों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते थे। सीधे सीधे लिंक नहीं था आपस में सरकार और किसानों का, बल्कि उनके मध्य में बिचौलिए थे जो यह कार्य करते थे कि वे लगान लेते थे किसानों से और जमा करवाते थे सरकारी खजाने के अंदर। परंतु इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई संबंध नहीं था कि कितना लगान दे रहे हैं और कितना राजस्व जमा करवा रहे। राजस्व फिक्स था जबकि लगान फिक्स्ड नहीं था। ये बिचौलिए स्वयं निर्धारित करते थे। उस समय राज्य में भूधारण की 3 प्रणालियाँ थीं। वो हम देखते हैं कौन कौन सी थी। सबसे पहली है जागीरदारी प्रथा। इस प्रणाली में जागीरदारों को लगान निर्धारण एवं वसूली के अधिकार प्राप्त थे। अर्थात किसान से कितना लेना है ये तो लगान निर्धारण है और किसान लगान दें ये वसूली के अंतर्गत आता है। तो लगान का निर्धारण भी जागीरदार करते थे और उसकी वसूली भी जागीरदार करते थे। ये अधिकार सरकार ने उनको दिए हुए थे जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत। वे किसानों को जब चाहे बेदखल कर सकते थे। अब सरकार इसमें कुछ ध्यान नहीं देती थी कि वो कैसे ये कार्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें सिर्फ राजस्व से मतलब था। क्योंकि भारतीय नहीं थी सरकार, विदेशी थी, तो लोगों के दुख दर्द से उनको कोई सरोकार नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनी आमदनी से सरोकार था कि उन्हें राजस्व मिले। इसके लिए उन्होंने लोकल जो एक तरीके से संपन्न और ताकतवर क्लासेस थीं, जागीरदार, जमींदार इत्यादि, इनको चुना कि वे उनका ये काम कर लेंगे। इधर जागीरदार जो हैं वो किसानों से बेगार भी करवाते थे, अर्थात बिना कुछ पेमेंट दिए हुए भी काम करवाते थे। इस तरह अत्याचार करते थे। सभी नहीं करते थे और हमेशा नहीं करते थे, पर ये स्थितियाँ बहुत अधिक थीं कि बेगार भी करवाया जाता था। जागीरदारों को जागीर महाराजाओं से पुरस्कार स्वरूप जीवन भर के लिए प्राप्त होती थी। इसके बदले में जागीरदार को राजा के लिए शासन संबंधी कार्य करने होते थे। कई बार इनके पास अपनी सेना भी होती थी और इस तरह भी वो राजा की मदद करते थे। और हालांकि वे भूस्वामी पूरी तरह से नहीं होते थे, परंतु फिर भी कृषक के लिए तो वो भूस्वामी की तरह ही व्यवहार करते थे।
अधिकांश जागीर क्षेत्रों में जहां बंदोबस्त नहीं हुआ था, बंदोबस्त का तात्पर्य है कि सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था टेम्पररी और परमानेंट सेटलमेंट का या बंदोबस्त का, वह लागू नहीं हुआ था। जागीरदार उपज के अंश के रूप में लगान वसूल किया करते थे, उपज के अंश के रूप में। भूमि उन काश्तकारों को दे दी जाती थी जो अधिक लगान दे सकते थे, अर्थात अधिक लगान लेने के लिए एक तरीके का प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन अपने आप ही काश्तकारों में शुरू हो जाता था। यह प्रथा विभिन्न रियासतों के विलय से पूर्व राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में फैली हुई थी, अर्थात ये मेजर प्रणाली थी। 2/3 क्षेत्र के करीब 60% क्षेत्र में ये फैली हुई थी। लगान में अंतर पाया जाता था, आधे से लेकर 1/8 तक पाया जाता था। इस तरह सभी बहुत अधिक लगान नहीं लेते थे, परंतु ज़्यादातर बहुत अधिक लगान लेते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भूमि के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, ऊंचे लगान और कृषि में गिरावट की स्थितियां व्याप्त हो गई थी। प्रतिस्पर्धा इसलिए हो गई थी क्योंकि और कोई कार्य नहीं था। ऊंचे लगान प्रतिस्पर्धा की वजह से हो गए थे और कृषि में पर्याप्त निवेश न होने की वजह से कृषि में गिरावट की स्थिति आ गई थी। वृद्धि नहीं हो पा रही थी, विकास नहीं हो पा रहा था कृषि के अंदर। दूसरी प्रथा है जमींदारी व बिस्वेदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा, जो सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल में शुरू की गई थी, शासकों व किसानों के बीच मध्यस्थों की दूसरी प्रणाली थी। इस राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था में भी, अब इसमें ये महत्वपूर्ण है कि इसको राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था क्यों माना जाता है, जबकि ये तो आर्थिक कार्य है। यह इसलिए क्योंकि राजनीति में इनका उपयोग, इन मध्यस्थों का, इन बिचौलियों का उपयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था। और सामाजिक व्यवस्था इसलिए क्योंकि समाज के एक हिस्से के रूप में वो अपनी ताकत का इस्तेमाल बाकी समाज के अंदर जो दूसरे हिस्से थे, गरीब तबके थे, उनको दबाने में, उन पर अत्याचार और शोषण करने में भी कर लेते थे। तो ये न सिर्फ एक आर्थिक व्यवस्था थी बल्कि एक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था थी। इस जमींदारी प्रथा में भी भूमि का स्वामित्व उन पर काम करने वाले, अर्थात वास्तव में जो कृषक हैं, उनका न होकर जमींदार का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। तो इस तरह से खेती करने वालों की स्वयं की मालिकाना हक उस जमीन पर नहीं होता था जिस पर वो इतनी मेहनत करते थे। अंग्रेज शासकों का विश्वास था कि वे भूमि के स्वामी हैं और कृषक उनकी प्रजा है। इसलिए उन्होंने स्थायी तथा अस्थायी बंदोबस्त बड़े कृषकों तथा राजाओं और जमींदारों से किए। इस तरह से ये जो नींव रखी गई है, ये किसके द्वारा रखी गई है? अंग्रेज शासकों के द्वारा, क्योंकि वे अपने आप को राजा मानते थे और भारतीयों को अपनी प्रजा मानते थे, और इसलिए कृषकों को भी वे अपनी प्रजा मानते थे और उन पर पूरा हक रखते थे, न कि उनकी कोई कल्याणकारी कार्य करते थे। अन्यायपूर्ण तरीके से कर राशि इकट्ठा करने का ये सबसे सरल उपाय उन्हें दिखाई दिया। अब उनको अन्याय करने से कोई परहेज नहीं था और सबसे सरल तरीका उनको चाहिए था जिससे कि कर इकट्ठा हो जाए, और राजनीति की दृष्टि से भी यह उपयोगी था। उन्हें ताकतवर वर्ग की लॉयल्टी मिल रही थी, क्योंकि इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को एक शक्तिशाली तथा धनी वर्ग की सहायता व निष्ठा सुनिश्चित हो रही थी। यह व्यवस्था राजस्थान के 4870 गांवों में फैली हुई थी,
जिसमें 8 जिले शामिल थे और राज्य के लगभग 20% क्षेत्र में थी। 1/5वें हिस्से में यह प्रथा थी। यह जिले थे अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा, गंगानगर और कोटा। जमींदार लगान का स्वयं अपनी इच्छा अनुसार निर्धारण करते थे। इच्छा अनुसार निर्धारण तथा उसका कुछ निश्चित भाग ही राजकोष में जमा करवाते थे। संपूर्ण को जमा नहीं करवाते थे, बल्कि ये पहले से ही डिसाइडेड होता था कि उनको कितना लगान राजकोष में जमा करवाना होता है, और उससे बहुत ज़्यादा वो किसानों से लेते थे। स्वयं के लिए बहुत अधिक ले लेते थे और जब चाहे तब बेदखल भी कर सकते थे, अर्थात वे उनको काम पे से हटा सकते थे। ये भी ब्रिटिशर्स ने उनको अधिकार दे रखा था। जमींदार कृषकों से, काश्तकारों से बेगार भी लेते थे। जैसे जागीरदार में हमने देखा था, जमींदार और भी ज़्यादा कड़ाई से व्यवहार करते थे। सूखे आदि के कारण लगान न देने पर किसानों का शोषण व उन पर अत्याचार करते थे। जमींदार सर्वत्र भोग विलास व अपव्यय के लिए बदनाम रहे हैं, चाहे कोई सा भी देश हो, चाहे भारत में कोई सा भी राज्य हो। हर जगह जमींदार यही व्यवहार करते हैं कि वो बहुत अधिक धन विलास पर और कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन के ऊपर, दिखावे के उपभोग के ऊपर व्यय करते हैं। अतः जो धन जमींदार कृषकों से जबरन अधिक मात्रा में वसूलते थे, उससे पूंजी निर्माण नहीं होता था, बल्कि विलासितापूर्ण उपभोग किया जाता था। अब ये पूंजी निर्माण क्या है? यदि कृषि के अंदर वे लगाते इसका कुछ हिस्सा जिससे कृषि को फ़ायदा हो, जैसे उन्नत किस्म के उपकरण काम में लेते, खाद बीज के लिए काम में लेते, जिससे कृषि की उर्वरता बढ़ती, उत्पादकता बढ़ती, तो हम कहते कि वह पूंजी निर्माण है। उसके दूसरी ओर यदि उपभोग के ऊपर उसे व्यय कर दिया जाता है तो वो अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन की श्रेणी में आ जाता है। तो इस प्रकार वे अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन करते थे। अतः कृषि विकास बुरी तरह से बाधित हो गया था। तीसरी प्रथा है रैयतवाड़ी प्रथा। देश में पहला रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में मद्रास में चालू हुआ। राजस्थान में यह 20% क्षेत्र में प्रचलित था। अभी दो जो हमने देखे थे उनमें 60% और 20%, इस प्रकार 80% क्षेत्र था और बाकी बचा हुआ 20%। इस तीसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर, या हम कह सकते हैं जो प्रथा चल रही थी रैयतवाड़ी की प्रथा, उसके अंदर शामिल था। रैयतवाड़ी प्रथा में भूमि को व्यक्तिगत स्वतंत्र जोतों के रूप में स्वामित्व में रखा जा सकता था, अर्थात यहाँ पे एक व्यक्ति स्वामी भी होता था। जहाँ जागीरदार और जमींदार सरकारी भूमि पर कार्य करते थे, उनका खुद का स्वामित्व नहीं होता था, पर आचरण स्वामी भूस्वामी जैसा करते थे। यहाँ पे वास्तव में भूमि को व्यक्तिगत स्वतंत्र जोतों के रूप में स्वामित्व में रखा जा सकता था। ये व्यक्तिगत भूस्वामी होते थे और सरकार को सीधे भू राजस्व देने के लिए जिम्मेदार थे। तो यहाँ बिचौलिए के बिना वाली स्थिति दिखाई देती है कि ये व्यक्तिगत भूस्वामी सरकार को सीधे भू राजस्व देने के लिए जिम्मेदार थी और ये कहलाते थे भूमि के मुख्य काश्तकार। हम इन्हें क्या कह सकते हैं? भूमि के मुख्य काश्तकार इन्हें कहा जा सकता है। मुख्य काश्तकार को अपनी भूमि किराए पर देने की छूट थी। अब यहाँ पर आ जाती है प्रॉब्लम कि वे आवश्यक नहीं है कि सभी भूमि पर स्वयं ही कृषि करें।
वो कृषक भी हों, वो कृषक न हों और सिर्फ किराए पर दें और कमाई कर लें, ये संभव था। भूमि को किराए पर देने की छूट थी। इसके कारण इस प्रथा में भी जमींदारी प्रथा के अंश प्रवेश कर गए। तो अब जो विशेषताएं, जो कमियां, जिन्हें हम कहेंगे जमींदारी प्रथा में थी, वे सभी इसके अंदर भी आ गई। सरकार को तो एक निश्चित प्रतिशत किराया ही उन्हें देना है, राजस्व ही देना है, परंतु लगान के रूप में वो किराया कितना भी ले सकते हैं, इस चीज़ की उन्हें छूट है, जो जमींदारी प्रथा के समान हो गया। मुख्य काश्तकार लगान अपनी इच्छा अनुसार नकद या वस्तु के रूप में लेने के लिए स्वतंत्र था। न सिर्फ नकद बल्कि उत्पादन का अंश या कृषि जिन्स के रूप में भी वह ले सकता था। उपकाश्तकार जिसे वो लगान पे देता था, असली में जो कृषि करते थे, उपकाश्तकार को वह अपनी इच्छा अनुसार भूमि से बेदखल भी कर सकता था। तो ये प्रॉब्लम थी कि वह बेदखल भी कर सकता था। ये हमने 3 व्यवस्थाएं देखी: जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा तथा रैयतवाड़ी प्रथा। ये तीनों एक साथ प्रचलित थी। एक साथ प्रचलित होने के कारण एक दूसरे की विशेषताएं इन्होंने अपना ली, परंतु तीनों का झुकाव जमींदारी व्यवस्था की तरफ हो गया, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था में जमींदार सबसे अधिक लाभ में थे और लाभ का अधिकतमकरण ही निजी क्षेत्र में उद्देश्य होता है। इसलिए जमींदारी की तरह ही जागीरदारी और रैयतवाड़ी व्यवहार करने लगे। लगान पर कृषि करवाना तथा कृषकों को बेदखल करना, ये तीनों व्यवस्था में एक समान हो गया। तो इस प्रकार तीनों व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था के लिए, कृषि और कृषक के लिए बाधक हो गई। इसके बारे में हम अगले वीडियो में और विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या उपाय सरकार ने सोचे फिर इसके लिए। वो भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।